हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरी एक और वीडियो में। मैं सीए नितिन बंसल। आज मैं बात करने वाला हूँ एओसी 4 फॉर्म के बारे में, एओसी 4 एक्सबीआरएल वर्जन के बारे में। ठीक है, जो कंपनी की एनुअल फाइलिंग्स का टाइम चल रहा है उसमें एक एओसी 4 एक्सबीआरएल भी फाइल करना होता है। तो इसकी रिक्वायरमेंट बताऊंगा, ये कौन सी कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल होता है और कैसे आप इसको ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं। साथ के साथ मैं कवर करूंगा इस फॉर्म के बारे में कंप्लीट डिटेल्स, लाइक व्हाट इज द ड्यू डेट ऑफ दिस फॉर्म। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होते हैं, डीएससी की क्या रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, गवर्नमेंट फीस, एनुअल फीस के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और ऑनलाइन पोर्टल पे कैसे फाइल होता है, क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, कौन से वेंडर या सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं इस एक्सबीआरएल फॉर्म के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं पोर्टल पे लेके चलता हूँ आपको, वी3 पोर्टल पे। ठीक है, तो ये मेरा वी3 पोर्टल है, मैंने यहाँ पे साइन अप कर रखा है। तो आप अपना बिजनेस यूजर आप यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, अगर आप प्रोफेशनल हैं तो प्रोफेशनल यूजर से आप इसको फाइल कर सकते हैं। आपको यहाँ पे एमसीए सर्विसेज में जाना है, यहाँ पे कंपनी ई फाइलिंग में, यहाँ पे आपको एनुअल फाइलिंग पे क्लिक करना है। एनुअल फाइलिंग पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, यहाँ पे आपके ये फॉर्म आ जाते हैं, ये सारे एनुअल फाइलिंग से रिलेटेड फॉर्म है। ठीक है, तो इसी में आपको ये मिलेगा एओसी 4 एक्सबीआरएल वाला। ठीक है, तो इसके एक्सबीआरएल के बारे में आज मैं बात करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फॉर्म है, फॉर्म फॉर फाइलिंग एक्सबीआरएल डॉक्यूमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड अदर डॉक्यूमेंट विद द रजिस्ट्रार। ठीक है, तो इस फॉर्म के बारे में समझने समझने के लिए हमें सबसे पहले इसके इंस्ट्रक्शन रीड करने पड़ेंगे। उसमें लिखा हुआ मिलेगा आपको इंस्ट्रक्शन में, ये फॉर्म का पर्पस क्या है, क्या होता है ये फॉर्म, क्यों फाइल किया जाता है, क्या रिक्वायरमेंट होती हैं, किस किस के ऊपर एप्लीकेबल है। तो हमेशा कोई भी फॉर्म अगर आप फाइल कर रहे होते हैं तो हमेशा उसके इंस्ट्रक्शन पढ़ लें, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि इस फॉर्म में क्या डिटेल है, कैसे भरनी है। ठीक है, तो सारा कुछ इंस्ट्रक्शन में दिया होता है, फीस वगैरह भी, तो मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता भी दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये सेक्शन 137 के अंतर्गत आता है कंपनीज एक्ट की। ठीक है, उसके लिए नीचे आप देख सकते हैं पर्पज ऑफ द फॉर्म। द वेब फॉर्म यूसी फॉर एक्सबीआरएल एम्स टू सिंप्लीफाई द प्रोसेस फॉर द सबमिशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड डॉक्यूमेंट विद द रजिस्ट्रार इन एक्सबीआरएल फॉर्मेट। तो ये एक फॉर्मेट होता है, एक तरीके से एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, जो बड़ी-बड़ी जो कंपनियाँ होती हैं, ठीक है? तो उसको रेगुलराइज़ करने के लिए एक ये कंप्यूटर लैंग्वेज बोलते हैं इसको, एक्सटेंसिबल बिज़नेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज, ठीक है? तो ये कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है, ताकि ये बड़ी-बड़ी जितनी भी कंपनीज़ हैं, उनका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट रखने के लिए गवर्नमेंट ने एक एक्सबीआरएल फॉर्मेट इश्यू कर रखा है, उसी फॉर्मेट में इसको फाइल करना होता है, ठीक है? तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, एवरी कंपनी नीड टू फाइल इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूडिंग कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड मैंडेटरी अटैचमेंट with a prescribed time limit as per section 137. In case फाइनेंस स्टेटमेंट आर नॉट अडोप्टेड इन, तो अनअडोप्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए फॉर्म फाइल किया जाता है। ठीक है, और आपके कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिवाइज है, ठीक है, तो रिवाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए इस फॉर्म को यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी कैन फाइल द वेब फॉर्म फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1/4/2014 के बाद से आप इसको प्रोविजनल के लिए यूज यूज कर सकते हैं, अडोप्टेड के लिए यूज कर सकते हैं, रिवाइज अंडर सेक्शन 130 और रिवाइज अंडर सेक्शन 131। ठीक है, तो यहाँ पे ये कंपनीज की डिटेल बता रखी है, कौन से नोटिफिकेशन आए थे। ठीक है, यूजिंग द ये एक्सबीआरएल एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो ये कौन कौन सी कंपनीज पे एप्लीकेबल होता है, ये ऑल कंपनीज लिस्टेड विद एनी स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया एंड देयर सब्सिडरी। तो जो भी लिस्टेड कंपनीज हैं और जो कंपनीज हैं जिनकी पेड अप शेयर कैपिटल है, पेड अप शेयर कैपिटल जिनकी 5 करोड़ या उससे ज्यादा है, उनके ऊपर ये एओसी एक्सबीआरएल फॉर्म एप्लीकेबल होता है। और ऑल कंपनीज हैविंग टर्नओवर ऑफ रुपीज, जिनका टर्नओवर है 100 करोड़ से ज्यादा का। ठीक है, 100 करोड़ और 100 करोड़ से ज्यादा का। और ऑल कंपनीज यूज आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद द कंपनीज रूल। ठीक है, हाउएवर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी एंड कंपनी engaged in the business of banking sector are exempted from filing of financial statement under these rules। तो इन कंपनीज को एग्जेम्प्ट किया गया है। ठीक है, और बाकी ये जितनी भी कंपनीज आती हैं उन सबको ये फाइल करना मैंडेटरी होता है। ठीक है, तो सेम चीजें मैंने यहाँ भी नोट कर रखी हैं, आप देख सकते हैं लिस्टेड कंपनीज। तो लिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी, और 100 करोड़ टर्नओवर है या कोई स्पेसिफिक कंपनीज कवर होती हैं एमसीए ऑर्डर में, और फाइलिंग अंडर इंडेस, जो कंपनी इंडेस के अंतर्गत आती हैं उनके। ठीक है, तो अ, एक तरीके से हमें इसका एक बार बैकग्राउंड पता लग गया है कि एक नोटिफिकेशन के आधार पे ये फॉर्म फाइल करना होता है, और इन कंपनियों का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, और एक्सबीआरएल एक लैंग्वेज होती है। ये सब चीजें मैंने को मोटा मोटी मैंने आपको बता दी है।
ठीक है? अब एक बार फॉर्म को देख लेते हैं। फॉर्म से आपको पता लगेगा कि कहाँ क्या-क्या डिटेल्स फिल करनी पड़ती हैं इस फॉर्म में। उसके बाद इसकी जो अटैचमेंट है, उस अटैचमेंट की बात करेंगे, देन रिव्यू और सबमिट है। अटैचमेंट में जब एक्सबीआरएल की बात आएगी तो मैं वहाँ आपको एक्सबीआरएल की कैसे वेंडर वगैरह कैसे चूज़ करते हैं, कहाँ क्या-क्या डिटेल मिल सकती है, और भी डिटेल में मैं इसको बताऊँगा। ठीक है? तो ये एक्सबीआरएल की बस इतनी सी कहानी है। ठीक है? ये एक एक्सटेंडेड फॉर्मेट होता है बिज़नेस लैंग्वेज जो बिकॉज़ ऑफ लाइक कंपनीज़ जो बड़ी कंपनीज़ हैं, उनका सभी का एक सेम फॉर्मेट रखने के लिए ये फॉर्म लेके आए आ रखा है। ठीक है? तो यहाँ पे कंपनीज़ का नेम फिल करेंगे। तो या तो आपके पास कंपनी का सिन नंबर है, ठीक है? या कंपनी का आप नेम भी यहाँ से फिल कर सकते हैं। मैंने इसके डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट्स भी यहाँ पे लिख रखी है एक जगह। ये डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। बट ये डॉक्यूमेंट्स मैं आपको अटैचमेंट्स के साथ समझाऊँगा कि कैसे ये डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है? वहाँ अटैचमेंट से आपको समझ आ जाएगा क्योंकि आप पहले ये वीडियो देखेंगे, फिर समझेंगे, देन आप डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करेंगे, देन आपको ये समझ आ जाएगा। ठीक है? टैक्सोनॉमी वाली चीज़ भी बताऊँगा, ये कुछ जो वर्ड हैं इसके, ठीक है? तो पहले शुरू करते हैं इस फॉर्म को फिल करना, ठीक है? सबसे पहले मैं कंपनी का सिन नंबर, ये मैं एक बार, मेरे पास कंपनी का सिन नंबर है, तो ऐसे सिन नंबर डाल लेंगे, ठीक है? अगर मान लो ये सिन एक्टिव नहीं है, तो ये आपका ऐसे बता देगा, मान लो कोई कंपनी क्लोज़ हो चुकी, तो मैं ऐसे ही कोई भी बड़ी एक बार कंपनी का नाम ऐसे ही सर्च कर लेता हूँ, ठीक है? हमारा काम बन जाए ताकि पब्लिक कंपनी, ठीक है? जैसे मैंने ये कंपनी डाली है, यहाँ पे इसकी ऑथराइज़ कैपिटल आ चुकी है, ये आ चुकी है, ठीक है? यहाँ पे नेम आ गया कंपनी का, एड्रेस, ठीक है? ये अपने आप प्री-फिल आएँगे डिटेल, फिर फाइनेंशियल ईयर यहाँ हमें डालना पड़ता है। अगर आपकी कंपनी नई है तो डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से डालेंगे, अदरवाइज़ पुरानी कंपनी है आपकी तो फाइनेंशियल ईयर डालेंगे। जैसे 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025, ठीक है? और इस फॉर्म की जो ड्यू डेट होती है वो ड्यू डेट विदिन वही सेम होती है जो बाकी एनुअल फाइलिंग्स की होती है, ठीक है? विदिन 60 डेज़ इस फॉर्म को फाइल किया जाता है, ठीक है? यहाँ पे इसकी इंस्ट्रक्शन में ड्यू डेट भी दे रखी होगी एज़ पर रूल्स, ठीक है? 30 दिन में फाइल किया जाता है। वन्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिटर्न देन कंपनी शैल फाइल द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदिन 30 डेज़ ऑफ द एजीएम, ठीक है? इन केस कंपनी रिवाइज़, तो ये फॉर्म 30 डेज़ फ्रॉम द डेट ऑफ एजीएम फाइल किया जाता है। बट इस बार की डेट इंक्रीज़ हो रखी है, तो 31 दिसंबर तक आप फाइल कर सकते हो, कोई भी जो एनुअल फाइलिंग से रिलेटेड फॉर्म्स हैं, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने ये डेट डाल दी है, फिर जनरल इन्फॉर्मेशन में पूछ रहा है ये कि डेट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग इन विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर अप्रूव्ड। तो हमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जो मीटिंग हुई है जिसमें जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो अप्रूव हुए हैं, वो डेट हमें यहाँ पे डालनी होती है। तो मैं सपोज करता हूँ 31 जुलाई, ठीक है? फिर नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो यहाँ से आपको वो सेलेक्ट करने पड़ते हैं, या आपकी प्रोविजनल है, प्रोविजनल अनअडॉप्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, मीन्स जो अभी तक अडॉप्टेड नहीं हुई है, जो फाइनलाइज नहीं हुई है, या आपकी फाइनल हो चुकी हैं, अडॉप्टेड कर ली है हमने, ठीक है? या रिवाइज़ हैं, या दोनों सेक्शन में से कोई भी है, तो हम एक बार के लिए अडॉप्टेड लेके चलते हैं। वेदर प्रोविज़नल फाइनेंस स्टेटमेंट फाइल्ड अर्लियर, अगर आपके ऊपर प्रोविज़नल आपने कहीं फाइल की है, तो येस नो करें या नॉट एप्लीकेबल करें। सेम वेदर अडॉप्टेड इन एडजर्न जनरल मीटिंग, तो नॉट एप्लीकेबल, ठीक है? तो अडॉप्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट मीन्स आपका जो एजीएम है, उसमें आपने उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अडॉप्ट कर लिया है, साइन कर दिया है, ठीक है? तो वेदर एनुअल जनरल मीटिंग्स हेल्ड, तो एनुअल जनरल मीटिंग हेल्ड हुई है, उसकी डेट आपको डालनी है, ठीक है? तो मैं एक बार के लिए एनुअल जनरल मीटिंग की डेट भी ऐसे ही डाल देता हूँ रैंडम, ठीक है? और ड्यू डेट जो थी वो थी 30 सितंबर, तो सितंबर ड्यू डेट डाल देते हैं। एनी एक्सटेंशन इस वाले में नो है, तो यहाँ पे एजीएम की डिटेल्स डालनी है। यहाँ पे जनरल इन्फॉर्मेशन थी, फिर एजीएम है, फिर यहाँ पे आती है फाइनेंशियल डिटेल। फाइनेंशियल डिटेल में आपको टाइप ऑफ इंडस्ट्री बताना है, ये 5 ही होते हैं। कॉमर्शियल है, बैंकिंग, इंश्योरेंस, पावर कंपनी या एनबीएफसी। तो कॉमर्शियल है बिकॉज़ एनी अदर्स पे ये नहीं है,
बैंकिंग हो रही है इन सब पे, तो कॉमर्शियल सेलेक्ट करेंगे। वेदर शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल, तो यस शेड्यूल 3 एक्ट एप्लीकेबल होता है ईच एंड एवरी कंपनी। वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव बीन ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ, तो ये अगर आपके ऊपर इंडेस एप्लीकेबल होते हैं, जैसे 250 करोड़ से ऊपर के आपकी नेटवर्थ है तो इंडेस एप्लीकेबल हो जाता है, या आपके ऊपर एएस एप्लीकेबल होता है, तो उसी पे ही आपकी आगे की एक्सबीआरएल जनरेट करनी होती है। तो ये टेक्सोनोमी अभी डिसाइड करना पड़ता है एएस है या इंडेस है, ठीक है। तो ये एएस की है एक बार के लिए, ठीक है। आप इंडेस है तो इंडेस वाली यूज कर सकते हैं। फिर वेदर कंसोलिडेटेड फाइनेंस स्टेटमेंट आर आल्सो बीइंग फाइल्ड, अगर आपकी सब्सिडरी कंपनी के लिए फाइल कर रहे हैं तो कंसोलिडेटेड वाली डिटेल्स भी आपको फिल करनी पड़ेंगी, अदरवाइज आप इसको नो करें। फिर आते हैं कैग की डिटेल्स, मींस आपकी ऑडिट हुई है, जो गवर्नमेंट ऑडिट होती है इन केस ऑफ ए गवर्नमेंट कंपनी, वेदर कैग ऑडिट एज कमेंटेड और सप्लीमेंट्री ऑडिट, ठीक है। तो इसको यस करें अगर एप्लीकेबल है, अदरवाइज इसको नो करें, ठीक है। फिर वेदर कैग ऑफ इंडिया हैज कंडक्टेड सप्लीमेंट्री और टेस्ट ऑडिट अंडर सेक्शन 143, तो ये अगर आपकी हुई है तो आप इसको यस करें, अदरवाइज नो करें। सेम फिर सेक्रेटरियल ऑडिट की डिटेल डालनी होती है, वेदर सेक्रेटरियल ऑडिट इज एप्लीकेबल और नॉट एप्लीकेबल, देन वेदर डिटेल डिस्क्लोजर विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्टर रिपोर्ट अंडर सेक्शन अटैच, तो ये आपको डायरेक्टर रिपोर्ट में ये इस ऑडिट के बारे में मेंशन किया हुआ है नहीं किया हुआ, ठीक है। फिर आते हैं रिपोर्टिंग ऑफ सीएसआर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये भी इस फॉर्म में आपको बताना पड़ता है। सीएसआर इज एप्लीकेबल या रिपोर्ट फॉर अनस्पेंड आप करना चाहते हैं सेक्शन 135, यहाँ आप इसको नोट एप्लीकेबल कर सकते हैं। सेम अगर आप यहाँ पे अब इसको एप्लीकेबल करेंगे, ठीक है, रिपोर्ट फॉर अनस्पेंड सीएसआर अमाउंट, देन आपको आगे इस फॉर्म में ये डिटेल फिल करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो मैं एक बार के लिए इसको नोट एप्लीकेबल कर देता हूँ, नोट एप्लीकेबल करके इसको सेव करते हैं। फिर मैं आपको अटैचमेंट वाली डिटेल्स भी दिखा देता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो ये आते हैं हमारे अटैचमेंट वाले पे, कंपनी इन्फॉर्मेशन मैंने सारी डाल दी है। फिर ये आते हैं अटैचमेंट वाले पे, तो अटैचमेंट वाले पे ये एक्सबीआरएल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ड्यूली, फिर कॉपी ऑफ द एक्सपायर एक्सबीआरएल वाली डिटेल्स आएगी, फिर ऑप्शन अटैचमेंट है। ये आपके आपने जो पीछे वाले पे जो भी सेलेक्ट करोगे उसके बेसिस पे ये वाली डिटेल्स आपकी ओपन होंगी। अगर आपने पीछे कंसोलिडेटेड सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे, ठीक है, अगर हम इस पे कंसोलिडेटेड सेलेक्ट करेंगे तो हमें यहाँ पे कंसोलिडेटेड वाली डिटेल्स भी यहाँ पे हमें ऐसे अटैच करने के लिए बोलेगा। एक्सबीआरएल हमें कंसोलिडेटेड का भी देना होगा और यहाँ पे कॉपी ऑफ कंसोलिडेटेड का पीडीएफ भी देना पड़ेगा। तो ये चेंज हुआ था वो, उसके बारे में भी मैं बताऊंगा आपको एक बार। मैं इसको नो ही कर देता हूँ एक बार, इजी रखते हैं एक बार, ठीक है। तो ये एक अटैचमेंट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको जो एक्सबीआरएल सॉफ्टवेयर होते हैं कुछ, ठीक है, सॉफ्टवेयर से एक एक्सएमएल फाइल बनती है, वो एक्सएमएल फाइल को यहाँ पे अटैच करना पड़ता है, जो जिसमें हमारा बोर्ड रिपोर्ट, ऑडिटर रिपोर्ट और अदर डॉक्यूमेंट्स उसी में सॉफ्टवेयर से जनरेट होते हैं, ठीक है। एक्सबीआरएल के सॉफ्टवेयर आते हैं मार्केट में, उन सॉफ्टवेयर से ही जनरेट होती हैं और कोई तरीका नहीं, और वो सभी सॉफ्टवेयर पेड होते हैं, ठीक है। तो आपको कैसे ये एक्सबीआरएल बनाने हैं, कैसे आप डिसाइड करेंगे कौन सा वेंडर है, तो ये सब मैं आपको बता देता हूँ कैसे आप इनको फाइंड आउट कर सकते हैं कौन कौन से वेंडर्स अवेलेबल हैं मार्केट में। तो उसके लिए आप जैसे ये एमसी है, इसकी होम स्क्रीन पे जाएंगे, ठीक है। ये होम पे जाने के बाद आपको बिल्कुल नीचे एंड में जाएंगे, यहाँ पे आपको XBRL 3 का ऑप्शन मिलेगा, क्विक लिंक के अंडर XBRL v3 का पोर्टल, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं XBRL होम, XBRL इन MCA, तो ये विजन, तो यहाँ पे इनका विजन वगैरह बता रखा है, ये आप रीड कर सकते हैं। XBRL जो लैंग्वेज फॉर द इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन फॉर बिजनेस एंड फाइनेंशियल डाटा दैट हैज रिवोल्यूशनाइज्ड बिजनेस रिपोर्टिंग अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है। तो ये इन्होंने विजन वगैरह बता रखा है, क्या पर्पस था इस अप्रोच को लेके आने का, इम्प्लीमेंटेशन अप्रोच क्या थी, ठीक है। प्रपोज टू इंक्लूड ऑल कंपनी इन ए फेज वाइज मैनर टू फाइल देयर बैलेंस शीट एंड P&L इन द XBRL फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 11-12 ऑनवर्ड्स, ठीक है। तो ये कुछ रूल्स वगैरह हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट देख सकते हैं, द सॉफ्टवेयर वेंडर, ये V2 से V3 की स्कीम जो आई थी, ठीक है। फिर वैलिडेशन टूल, ये टूल होते हैं कुछ, मान लो जो आप XBRL सॉफ्टवेयर से जो आपकी एक्सएमएल जो जनरेट होती है उसको वैलिडेट करने के लिए टूल है, ठीक है। ये 16/9/2025 को आया हुआ टूल है, इसको आप डाउनलोड करके इससे आप अपनी वैलिडेट करनी पड़ती है जब एक्सएमएल जनरेट होती है, वैलिडेट करने के बाद ही वो यहाँ अटैचमेंट होती है इस फॉर्म में, अदरवाइज जो अगर बिना वैलिडेट के अगर आप यहाँ पे डालोगे तो वो एरर दिखा देगा, ठीक है। तो वैलिडेट करने के लिए इस टूल को यूज किया जाता है यहाँ पे,
ठीक है, तो ये वो अलग-अलग टैक्सोनॉमी के लिए हैं, कौन-कौन सी टैक्सोनॉमी आप सी एंड आई टैक्सोनॉमी है और एक इंड एस टैक्सोनॉमी है। तो ये एक सारे के सारे कंप्यूटर लैंग्वेज वाले वर्ड हैं, ये अब हमें अभी समझ नहीं आएँगे, बट आप इसको डिटेल में रीड करके अगर आप समझना चाहते हैं, तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा यहाँ पे बता रखा है, फंक्शनैलिटी क्या है एक्सबीआरएल की, ठीक है, ग्लोसरी, कीवर्ड्स वगैरह बता रखे हैं अगर आपको कुछ भी समझने हैं, कौन से कीवर्ड का क्या मतलब होता है, ठीक है, फिर बेनिफिट्स क्या हैं, ठीक है, तो ये रिपोर्टिंग एनालिसिस एक्सटेंडेड फॉर्मेट करने के लिए, ठीक है, फिर बात करते हैं वेंडर्स का कैसे सिलेक्शन होता है, तो यहाँ पे ये वेंडर्स की लिस्ट दे रखी है, ठीक है, फॉर द बेनिफिट एंड अवेयरनेस ऑफ स्टेक होल्डर इट हैज बीन डिसाइडेड टू ऐड द लिस्ट ऑफ XBRL सॉफ्टवेयर वेंडर, ठीक है, फॉर कोस्टिंग टैक्सोनॉमी दैट इज कंपनी फ्रॉम दैट ओन डेवलप XBRL कन्वर्जन टूल फॉर पोस्टिंग टैक्सोनॉमी। तो ये टूल्स प्रोवाइड करवाते हैं, ये वाली कंपनीज हैं सब, ठीक है, जैसे आइरिस, बियॉन्ड, डाटा ट्रैक इंडिया, सैग इन्फोटेक, आपने इसका नाम सुना होगा सैग इन्फोटेक का, फिर एक ये चार्टेड इन्फॉर्मेशन, एक आपने कंप्यूटेक्स सुना होगा, कंप्यूटेक्स की ये वाली होती है प्रोफेशनल सॉफ्टेक, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रहा कंप्यूटेक्स। तो ये इस तरीके से इन लोगों ने अपना कॉन्टैक्ट पर्सन बता रखा है, ठीक है, यहाँ पे आप कॉर्पोरेट ऑफिस का एड्रेस दे रखा है, फ़ोन नंबर वगैरह दे रखे हैं, इनका एक्सपीरियंस वगैरह बता रखा है, कितने साल का एक्सपीरियंस है, क्या-क्या ये कर सकते हैं। देन इन्होंने अपने रेट भी यहाँ पे दिए हुए होते हैं, कितने अपने उस टूल के ये पैसे चार्ज करते हैं, उसमें आप कितना क्या कुछ बना सकते हैं। इंडिविजुअल है, एंटरप्राइजेज़, ये मॉडल है इनके, प्रोफेशनल है, ठीक है? तो ये मैनेज सर्विस, लो, मीडियम, हाई, तो ठीक है, ये ओनली कन्वर्जन, तो यहाँ पे इनके सभी की रेट मिल जाएँगे आपको, ठीक है? और अबाउट ये कंपनीज़ के बारे में है, तो ये इस तरीके से इन्होंने एक चेकलिस्ट यहाँ पे जितने भी हैं ये सॉफ्टवेयर वेंडर प्रोवाइडर हैं, ठीक है? तो यहाँ से आप इनका वन बाय वन आपको जो भी ठीक लगे, समझ आ रहा हो, आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये आपको डेमो दे देते हैं इन चीज़ों के लिए, डेमो के बाद आप इनसे काम करवा सकते हैं। ठीक है, जैसे वेबटेल का आपने सुना हो नाम, तो वेबटेल भी एक बड़ा सॉफ्टवेयर कंपनी है। ठीक है, तो ये वेबटेल की आपको अ, यहाँ पे इनके प्राइस मिल जाएँगे, क्या-क्या प्राइस ये लोग चार्ज करते हैं। ठीक है, और अबाउट वोटसोल, ये लीडिंग एक्सबीआरएल सॉल्यूशन प्रोवाइडर है। ठीक है, सेम आपको ये सैग इन्फोटेक की मिल जाएगी डिटेल। ठीक है, ये सारी कंपनियाँ इन्होंने सभी पे अपना रेट डाल रखा है, कितने पैसे क्या चार्ज करते हैं, किस चीज़ के। तो इस तरीके से आपको यहाँ से होम स्क्रीन पे जाके आपको यहाँ पे सॉफ्टवेयर वेंडर्स की डिटेल मिल जाएगी। तो यहाँ से आप अपने वेंडर्स डिसाइड कर सकते हैं, उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी ये सारी एफएक्यू वगैरह दे रखे हैं, जो अपडेटेड सॉफ्टवेयर हैं, टूल्स हैं, ये सारे उसी से रिलेटेड हैं, एक्सबीआरएल से रिलेटेड। ठीक है? तो बेसिकली आपको एक्सबीआरएल हम मैन्युअली कोई पर्सन नहीं बना सकता है विदाउट एनी टूल, और वो टूल सभी के सभी पेड टूल होते हैं, वो आपको परचेज करने पड़ेंगे, उसी से ही आप एक्सबीआरएल की एक्सएमएल जनरेट कर सकते हैं, तो वो एक्सएमएल यहाँ पे जनरेट होगी। अब बात करते हैं ये पहले जो फॉर्म होते थे उसमें ये वाला नहीं आता था, कॉपी ऑफ फाइनेंशियल, ये इस बार से मैंडेटरी किया है, इसका मैं नोटिफिकेशन डाउनलोड कर रखा है, तो मैं आपको ये नोटिफिकेशन भी दिखा देता हूँ। ये 6 जून का नोटिफिकेशन है, 6 जून 2025 का, ठीक है, ये 6 जून 2025 को नोटिफिकेशन आया था। इस नोटिफिकेशन में इन्होंने मैंडेटरी कर दिया है, जो भी हम यहाँ पे एक्सएमएल लगाएँगे, उसका पीडीएफ कॉपी आपको यहाँ पे अटैच करनी है। कॉपी ऑफ फाइनेंशियल ड्यूली ऑथेंटिकेटेड एज़ पर, मतलब साइन, साइन कॉपी जो यहाँ पे आप एक्सएमएल फाइल लगाएँगे, उसी एक्सएमएल की यहाँ पे पीडीएफ कॉपी आपको यहाँ पे लगानी है, अटैच करनी है। तो ये नोटिफिकेशन आया था, ठीक है? इन द फाइलिंग ये रूल हैं, एक्सटेंसिबल बिज़नेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज रूल, ठीक है? इन और आप देख सकते हैं, द कंपनीज़ व्हिच हैव फाइल्ड देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडर रूल 1 shall also attach a copy of signed financial statement they duly authenticate as specified in section 134 of the act, including board report, auditor report and other document, पीडीएफ फॉर्मेट। तो यहाँ तक इन फॉर्म, तो ये चेंजेस आए थे या अमेंडमेंट आई थी एक तरीके से, तो ये नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं, वेबसाइट पे भी आपको मिल जाएगा, बट मैंने आपके लिए यहाँ पे डाउनलोड कर रखा है, ठीक है? तो आप होम स्क्रीन पे जाके यहाँ से आप नोटिफिकेशन वाली टैब से यहाँ से आप निकाल सकते हैं, सॉर्ट करके डे वाइज, ठीक है? तो ये फॉर्म दे रखा है, वही सेम फॉर्म है, यहाँ पे ये अटैचमेंट वाली डिटेल्स यहाँ पे मिलेंगी आपको, तो ये मैंडेटरी कर दिया था इस 6 जून के बाद के अमेंडमेंट में। पहले ये मैंडेटरी नहीं होता था, पहले सिर्फ एक्सएमएल फाइल लगती थी, बट इस बार से आपको पीडीएफ भी अटैच करना है, ठीक है?
तो पीडीएफ भी उन्हीं सॉफ्टवेयर से आप निकाल सकते हैं, या एक तरीका है इनका जो इन्होंने टूल जो यहाँ पे दे रखा है, एमसीए एक्सबीआरएल का जो टूल है, तो उस टूल से भी आप जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ टूल दिए हुए हैं इन्होंने, वैलिडेशन टूल है। ठीक है, जैसे वैलिडेशन टूल पे जाएंगे तो यहाँ पे ये लेटेस्ट है, तो इस वैलिडेशन टूल से भी आप वो जो एक्सबीआरएल है उसका पीडीएफ जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको डाउनलोड करना है, आपको सेटअप करना है, और इसी टूल से आपको ये अ, जैसे मैंने कर रखा था, मैंने करके देखा था ये एक्सट्रैक्ट करने के बाद में ये एक्सबीआरएल टूल ऐसे होता है ये। ठीक है, तो ये इस तरीके का टूल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी टैक्सोनॉमी डाउनलोड करनी पड़ती है, आपके ऊपर कौन सी एप्लीकेबल होती है। ठीक है, उस टैक्सोनॉमी डाउनलोड करके फिर यहाँ से सेलेक्ट टैक्सोनॉमी होता है। तो ये है मतलब थोड़ा लेंथी चीज़ें हैं, और ये एक नॉर्मल पर्सन इसको नहीं समझ सकता है, क्योंकि ये टेक्निकल चीज़ें हैं काफ़ी। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर या थर्ड पार्टी का यूज़ करते हैं, वो अपने आप पीडीएफ वगैरह सब कुछ आपको अरेंज करके देते हैं। ठीक है, कंपनीज वगैरह आपको मैंने बता ही दिया। फिर आते हैं डिक्लेरेशन में। ठीक है, डिक्लेरेशन में आई एम ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी वाइड रेजोल्यूशन नंबर। ठीक है, तो ये रेजोल्यूशन नंबर आपको डालना है, कौन से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने, ठीक है, आपको कौन से रेजोल्यूशन पास करके इस फॉर्म को फाइल करने की ऑथराइज किया है। ठीक है, तो इस तरीके से फिर नीचे आना है, यहाँ पे एक्ट वगैरह की डिटेल दे रखी है, इधर स्टेटेड इन द फॉर्म अटैचमेंट रिवन। तो यहाँ पे डेजिग्नेशन आपको डालनी है, डायरेक्टर के साइन कर रहा है या मैनेजर सेक्रेटरी। ठीक है, फिर उसके डी नंबर यहाँ पे आ जाएंगे, कंपनी के जो भी डायरेक्टर। ठीक है, फिर सर्टिफिकेशन बाई सीए, तो प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल, तो यहाँ पे 3 प्रोफेशनल आप यूज कर सकते हैं, सीए, सीएस और कॉस्ट अकाउंटेंट। तो इन तीनों में से होल टाइम प्रैक्टिस में जो है वो इस फॉर्म को साइन कर सकते हैं, वो इस फॉर्म की डिक्लेरेशन दे सकते हैं। ठीक है, जैसे सीए करेंगे, फिर वो एसोसिएट है, फेलो है। ठीक है, उसके मेंबरशिप नंबर यहाँ पे फिल करेंगे, देन इसको सेव करेंगे। ठीक है, तो ये ऐसे वैलिडेशन एरर दिखा देगा, क्योंकि डिटेल फिल नहीं कर रखी है इसके अंदर। ठीक है, फिर ये फॉर्म रिव्यू एंड सबमिट हो जाता है, और इसकी फीस वगैरह पे हो जाती है। फीस की अगर बात करूँ तो यहाँ पे इस फॉर्म के नीचे नीचे अगर जाएंगे तो आपको फीस का भी मिल जाएगा। बाकी अटैचमेंट वाली चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, कितने एमबी का। देखो, ये अटैचमेंट के रूल दे रखे हैं। ऑल द अटैचमेंट एक्सेप्ट फील्ड ए एंड बी शैल बी आइदर इन पीडीएफ और जेपीजी फॉर्मेट, एंड फॉर फील्ड ए एंड बी शुड बी इन एक्सएमएल फॉर्मेट। यहाँ पे एक्सएमएल फॉर्मेट यूज होगा। ठीक है, फिर ओवरऑल फॉर्म साइज 20 एमबी होनी चाहिए, इंडिविजुअल 10 एमबी की होनी चाहिए। ये रहा, तो ये बता रखे हैं यहाँ पे, इस फॉर्म में सारा कुछ इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ होता है। ठीक है, तो ये रूल्स वगैरह हैं इसके, अडॉप्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्चुअल। तो यहाँ पे आपको फीस का मिल जाएगा, चलो नॉर्मल कैपिटल के हिसाब से क्या फीस लगती है। ठीक है, और ये डिलेड वाली है, 100 रुपये पर डे की पेनल्टी होती है इसमें। डिले करोगे तो आप ये वाली लगेगी, प्लस 100 रुपये पर डे की लगती है। और ये एडिशनल फीस कैलकुलेट करने का तरीका बता रखा है, भी कैसे आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, एग्जाम्पल बता रखा है। ठीक है, ये टाइप ऑफ प्रोसेसिंग नॉन एसटीपी मोड है, बिकॉज रिवाइज फाइनेंस स्टेटमेंट आर फाइल फीलिंग लीड टू रिडक्शन इन पेड अप शेयर कैपिटल। तो ये वाले जो अगर फॉर्म है तो ये नॉन एसटीपी मोड है, और बाकी जो फॉर्म है वो एसटीपी मोड है। ठीक है, ये 2 केसेस के लिए नॉन है, बाकी लिंक वगैरह एफएक्यू तो सारा कुछ इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ है। तो ये सारा फॉर्म है इस तरीके से। ठीक है, मैं एक बार ट्राई करता हूँ, यहाँ पे अटैच करके देखता हूँ, देखते हैं अगर नेक्स्ट वाले में भी जा सकते हैं तो वो भी आपको मैं दिखा दूंगा। अदरवाइज सॉर्टेड है, इतना ही होता है। तो दोस्तों, मैंने वहाँ पे डिटेल फिल कर दी थी, मेरे पास एक एक्सएमएल पड़ी हुई थी फाइल, मैंने एक्सएमएल अटैच की और वो सारी डिटेल फिल की। उसके बाद मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया। ठीक है, तो नेक्स्ट पे ये रिव्यू सबमिट वाला ऑप्शन आ गया है। उससे पहले ये एक पॉपअप आ रखा है, वो मैं बता देता हूँ। व्हाइल फाइलिंग द फॉर्म प्लीज मेक श्योर दैट वैलिडेटेड एक्सएमएल has actual value for all the field including share capital. Kindly refrain from entering any round of values. Any reduction in share capital value due to rounding of issue may route the form to BO processing. Please note that the level of rounding of selection in XBRL instead is for PDF presentation purpose only. Do you wish to proceed? Yes. ठीक है, तो ये इस तरीके से ये सारी डिटेल्स फिल करने के बाद, ठीक है, यहाँ से ये फॉर्म सबमिट हो जाता है ऐसे।
ठीक है, तो ये मिसमैच से नंबर फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट और मिसमैच, तो ये मैंने वैसे ही कोई दूसरी एक्सपायरल फॉर्म यूज़ किया था, तो ये एरर आ गया उस चीज़ का, बट इट्स ओके। अब इसको सबमिट करेंगे, ये फॉर्म का जनरेट हो जाएगा। ठीक है, ये वैलिडेट होता है, वैलिडेट करने के बाद आपको ये माई एप्लीकेशन में ये मिलेगा। ठीक है, माई एप्लीकेशन में इस फॉर्म को आप डाउनलोड करेंगे, फिर इसके साथ इसके डीएससी अटैच करने हैं आपके सीए के जो प्रोफेशनल हैं, दूसरे डायरेक्टर के जिसने आपने डिन का नंबर डाला है, और उसके बाद आप इसको प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये सबमिट तो नहीं हो पाया फॉर्म, बट आप इसको सबमिट कर लेना सारी डिटेल्स के साथ। ठीक है, वो कुछ एरर आ रहा है अभी। ठीक है, तो सारा डिटेल्स मैंने आज की वीडियो में आपको कवर कर दी हैं, बता दी हैं। ठीक है, टैक्सोनॉमी क्या होता है? टैक्सोनॉमी इज जनरल मीन्स ए कैटलॉग और सेट ऑफ रूल्स फॉर क्लासिफिकेशन। एक्सबीआरएल टैक्सोनॉमी कैन बी रेफर्ड एज इलेक्ट्रॉनिक डिक्शनरी। तो ये सारे टेक्निकल वर्ड हैं। ठीक है, तो जब आप सॉफ्टवेयर का यूज़ करेंगे तो सॉफ्टवेयर के अपने खुद के इंस्ट्रक्शन होंगे, कैसे एक्सबीआरएल जनरेट होती है, कैसे उसमें डिटेल भरनी होती हैं, कैसे आप उसमें बैलेंस शीट की डिटेल डालेंगे, कैसे पी एंड एल, कैश फ्लो, ठीक है, ठीक है, डायरेक्टर रिपोर्ट, ऑडिटर रिपोर्ट, वो सारी उसके अंदर आपको फिल करनी है डिटेल्स। ठीक है, उससे वो जनरेट होगी एक्सएमएल, और एक्सएमएल फाइल को आपको इस फॉर्म के अंदर डालना है, और पीडीएफ कॉपी को साइन करके वो डालना है। ठीक है, तो डीएससी बता दिया मैंने, फीस का बारे में बता दिया था, ऑनलाइन कैसे फॉर्म फाइल होगा, टिप्स एंड ट्रिक्स भी बता दी हैं, ड्यू डेट भी बता दी हैं, क्या होता है फॉर्म, सारा कुछ बता दिया है। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। ठीक है, कोई भी अगर आपका डाउट है, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट करें, आपका कमेंट हमें हाईलाइट होगा। ठीक है, अगर आप बिना सब्सक्राइब के करेंगे, आपका कमेंट स्पैम में चला जाता है, हमें हाईलाइट नहीं होता है। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।